ट्वेल्थ क्लास में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, संयुक्त का मतलब होता है आपस में जोड़ना। जी हाँ, आपस में जोड़ना, मिलाना। अभी तक हम लोग फंक्शन में क्या पढ़ते आए थे? हम लोग सिंगल सिंगल फंक्शन के बारे में पढ़ते थे। कोई f एक फंक्शन है, किसी अगले क्वेश्चन में g एक फंक्शन है। अलग अलग फंक्शनों को हमने अभी तक पढ़ा है। अब हम अलग अलग फंक्शनों को जब एक साथ मिलाएंगे तो अलग अलग फंक्शंस को एक साथ मिलाने से जो नया फंक्शन बनता है उसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, उसे हम संयुक्त फलन कहते हैं। बात दरअसल क्या है, आप इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए। मान लीजिए ये जो है एक मशीन है। ये अगर अपने एक मशीन है तो इस मशीन में हम कुछ डालेंगे और हमारे कुछ डालने से ये मशीन जो है कुछ बनाकर बाहर उसको भेजेगा। इस मशीन को हम fx नाम दे रहे हैं। हमने इस मशीन का नाम fx दे दिया। अब मशीन मतलब समझिए अपने आप में एक फंक्शन है। यहाँ पर जो फंक्शन है ये एक मशीन की तरह काम कर रहा है। फंक्शन में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ डालते हैं, बदले में हमें कुछ मिलता है। अब ये जो हमारा मशीन है, इस मशीन का नाम तो हमने fx दे दिया। अब इस मशीन को काम भी तो करवाना है। तो काम करवाने के लिए सबसे पहला चीज़ होगा कि हमें इसमें कुछ डालना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा इसको काम। मान लीजिए जो हम इसमें देने वाले हैं, हम इस मशीन में यहाँ से कुछ देने वाले हैं। अब यहाँ से अगर इस मशीन में हम कुछ देने वाले हैं तो ये मशीन जो है क्या करेगा, यहाँ से कोई चीज़ बाहर की तरफ निकालेगा। मान लीजिए हमने जो है इस मशीन में x1 दे दिया। हमने इस मशीन में ये फंक्शन जो हमारा fx था, जो कि एक मशीन की तरह काम कर रहा है, इसमें हमने इनपुट के रूप में x1 को दे दिया। अब x1 जब इसके अंदर गया तो ये x1 जो है इस x की जगह गया और बदले में हमें क्या मिला, यहाँ से हमें यहाँ से f(x1) बनकर बाहर निकला। यहाँ तक मामला बिल्कुल सही लग रहा है कि हमारा कोई फंक्शन fx है, इस fx में x की जगह पर हमने x1 डाला तो बदले में हमको f(x1) मिला। हम लोग फंक्शन में ऐसे तो पढ़ते थे, हमारा फंक्शन कोई fx होता था, उस x की जगह पर हम कुछ भी चीज़ डालते थे तो हमें उसी के रूप में कोई ना कोई चीज़ मिलता था। तो हमारा फंक्शन fx जो कि एक मशीन की तरह काम कर रहा है और इस मशीन में हमने इनपुट के रूप में x1 को डाला, बदले में f(x1) मिला हमें। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। चूँकि बात हम कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन की, संयुक्त फलन की, तो यहाँ पर कंपोजिट करने के लिए या संयुक्त करने के लिए हमें एक और फंक्शन को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक दूसरा फंक्शन ले रहे हैं gx। हमने एक दूसरा फंक्शन ले लिया gx। मान लीजिए कि ये एक दूसरी मशीन है। अब इस मशीन में भी हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। अगर इसे हमने एक मशीन कहा है तो इसके अंदर भी हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले मशीन से जो बाहर निकला था उसे ही अब हम इसके अंदर डाल देते हैं। पहले मशीन से जो बाहर निकला उसे ही अब हम इस मशीन के अंदर डाल दे रहे हैं। आप ज़रा इस चीज़ को समझिएगा।
हम लोग फंक्शन में मान लीजिए f(x) जो है हमारा x+2 एक फंक्शन दिया हुआ है। हम लोग क्या कहते थे कि अगर हमसे किसी ने कहा कि भाई साहब f-1 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, f-1 का मान निकालिए, तो ये -1 हम किसकी जगह रखते थे? ये -1 x की जगह रखते थे। इस x की जगह पर ही तो ये -1 रखा है, तो इस फंक्शन में x की जगह पर हम -1 रख कर सॉल्व कर देते थे और बदले में यहाँ से हमें 1 जो मिलता था तो हम ये कहते थे कि f-1 की वैल्यू जो है 1 है। अब आगे अगर किसी ने बोल दिया कि भाई साहब आप f2 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो f2 की वैल्यू का मतलब अब ये 2 हम किसकी जगह रखेंगे? ये 2 जो है हम इसी x की जगह रखेंगे। ठीक उसी तरह ये जो हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन में हमने x की जगह अलग अलग वैल्यूज़ को डाला, उससे हमको फंक्शन में अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं। पहली बार हमने जो फंक्शन लिया था f(x) था, उस फंक्शन में x की जगह पर हमने x1 डाला तो हमें बाहर f(x1) मिल गया। अब इस f(x1) को हम दूसरे मशीन या दूसरे फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं। कौन से फंक्शन के अंदर? gx के अंदर डाल दिया। अब यहाँ से डाल तो दिया, डालने के बाद यहाँ से जो हमें बाहर निकला वो बाहर gf(x1) बनकर बाहर निकलेगा। ये जरा सोचिए, हम क्या करते थे? हमने अगर f2 बोला तो f2 का मतलब ये 2 हम किसकी जगह रखने वाले हैं? x की जगह। यही था। इसके ऊपर का थोड़ा सा नज़रअंदाज करिए, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आप बस ये समझिए यही आपका एक मशीन है। अब इस मशीन में जो चीज़ आप इसके अंदर डाल रहे हैं वो किसकी जगह जाएगा? x की जगह जाएगा। तो आपने इस मशीन के अंदर चूंकि f(x1) डाला है, तो ये f(x1) जो है इस x की जगह चला जाएगा और हमें बाहर बनकर निकलेगा gf(x1). जिस तरह से पहले मशीन में x की जगह पर हमने x1 डाला तो हमें बाहर निकल के मिला f(x1), ठीक उसी तरह दूसरे मशीन gx में जब हमने f(x1) को डाला तो बाहर जो मिला वो है हमारा gf(x1). अब चूंकि इस पूरे कार्यविधि में, इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में हमने 2 मशीन्स का यूज किया, या आप ऐसे कह लें कि हमने 2 अलग अलग फंक्शन का यूज किया, या सिंपली 2 फंक्शन का हमने प्रयोग किया। तो जब इस पूरे को हम अब यहाँ से लेकर यहाँ तक को मिलाकर हम एक फंक्शन अगर कहें, अगर हमने कह दिया कि भाई अब ये मशीन और ये मशीन दोनों मिलकर एक ही मशीन का काम करेगी, हमने एक ऐसा मशीन बना दिया जो इन दोनों का काम कर दे, तो उसे हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन में बस बात इतनी सी रहती है कि हम एक से अधिक फंक्शन को एक साथ लिखते हैं। और कंपोजिट फंक्शन में ये जो फंक्शन है, समझिएगा पहले, x1 जो है सबसे पहले किस में गया है? x1 जो है सबसे पहले f(x) में गया था, और ये f(x1) जो है बाद में किस में आया? gx में आया। तो बाहर जो बन के निकला था वो gf(x1) बन के बाहर निकला था। इसी को, इस पूरे प्रक्रिया को हम गॉफ कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग गॉफ कहते हैं। गॉफ जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? gf(x) का। गॉफ का मतलब ये है कि सबसे पहले आपका x जो है ये इस f में गया। गॉफ का मतलब हमेशा, आप जब भी कंपोजिट फंक्शन देखिएगा तो कंपोजिट फंक्शन में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि x जो है, यानी जो आपका इनपुट है, इनपुट हमेशा लास्ट वाले में पहले आता है। गॉफ का मतलब लास्ट में आपका f है,
तो आपका x जो आया होगा वो सबसे पहले इस f में आया होगा, और इस f में आने के बाद g ऑफ fx बना होगा। ये गॉफ जब हम लोग लिखते हैं तो गॉफ का मतलब ये होता है कि x जो है सबसे पहले f में आया और ये fx जो है g में आया। आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि अगर ये प्रोसेस इधर से इधर की तरफ आया है तब इसको ऐसे लिखे हैं, अगर ये इधर से इधर की तरफ आया रहता तब उसको क्या लिखते? तब हम उसको लिखते फॉग। अगर गॉफ लिखा है तो गॉफ में x जो है सबसे पहले f में गया, x अगर f में चला गया तो ये fx बन गया और ये fx g में जाता है। लेकिन अगर फॉग लिखा है तो फॉग में x जो है सबसे पहले g के पास आएगा, x अगर सबसे पहले g के पास आएगा तो ये gx बनेगा और ये gx फिर किसके पास जाएगा? f के पास। तो ये लिखाएगा f ऑफ gx। जरूरी नहीं है कि केवल गॉफ और फॉग ही आए, इसी में फॉफ भी होता है, गॉग भी होता है। फॉफ भी होगा, गॉग भी होगा। अब समझिएगा, अगर फॉफ लिखा है तो फॉफ का मतलब कि x जो है सबसे पहले लास्ट वाला जो लिखा रहता है x सबसे पहले उसी में जाता है, सबसे पहले जाएगा। x अगर इसमें जाएगा तो fx बनेगा और ये fx वापस f में आता है, तो ये होता है f ऑफ fx। ऐसे ही गॉग का मतलब जो हमारा x है, जो लास्ट में लिखा रहेगा x हमेशा उसी में जाता है। x जो है सबसे पहले g के पास आया और g के पास आते ही ये gx बना और ये gx फिर से g में आ रहा है। यहाँ पर gx। बात केवल यहीं ख़त्म नहीं होती, आप इसको चाहें, हमने जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में हमने केवल दो फंक्शन को कंसीडर किया है। कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं उसका मतलब ये होता है कि उसमें एक से अधिक फंक्शन हैं। एक से अधिक में दो फंक्शन हो सकते हैं, दो की जगह तीन फंक्शन भी हो सकते हैं, तीन की जगह चार फंक्शन भी हो सकते हैं। बस एक से अधिक फंक्शन होना चाहिए। कई बार सेम फंक्शन भी होता है लेकिन रहेगा दो बार, मिनिमम दो बार रहना चाहिए, तभी वो कंपोजिट बनता है। ठीक, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटा सा चीज़ समझ में आया होगा कि कंपोजिट फंक्शन में हमेशा कम से कम मिनिमम दो फंक्शन का यूज होता है। इसे समझने के बाद अब बात करते हैं कि हम लोग जब फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फंक्शन चैप्टर में हम लोग ने अक्सर डोमेन, कोडोमेन और रेंज इन सब वर्ड्स को सुना है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज इन सब चीज़ों को सुना है। नॉर्मली हम लोग जब लिखते हैं f(a) और ये बोलते हैं कि f जो है हमारा एक फंक्शन है और ये फंक्शन a से b में डिफाइंड है। f हमारा एक फंक्शन है और ये फंक्शन a से b में डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस a से हम डोमेन लेते हैं। हम अपने फंक्शन का डोमेन इस a से लेते हैं और रेंज कहाँ से लेते हैं? रेंज यहाँ से लिया जाता है। यही आपका कोडोमेन है और इसी कोडोमेन में से रेंज लिया जाता है। इतना आपको ध्यान में है? कभी भी अगर हम कोई फलन इस प्रकार लिखते हैं तो फलन को इस प्रकार लिखने के बाद ये जो पहला वाला समुच्चय है, इस पहले वाले समुच्चय से हम प्रांत लेते हैं, यानी हमारे फलन का जो प्रांत होगा वो यहाँ से आएगा और फलन का जो परिसर होगा या परास होगा वो यहाँ से आता है। इस पूरे को हम लोग सह प्रांत बोलते हैं और इसमें जो जो एलिमेंट कनेक्टेड है उसे हम परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब बात अगर हम कंपोजिट फंक्शन की करें तो
तो कंपोजिट फंक्शन में दरअसल क्या है कि आखिर है तो अपने आप में फंक्शन ही, कंपोजिट ही सही, संयुक्त ही सही, लेकिन अभी भी है तो ये फंक्शन ही है, फलन ही है। अगर ये फंक्शन है, अगर ये फलन है, तो इसमें डोमेन भी होगा और रेंज भी होगा, बिल्कुल होगा। बात अगर हम करें डोमेन और रेंज की, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो दिया जाता है वो डोमेन होता है और जो बाहर आता है वो हमारा रेंज होता है। जो दिया जाएगा वो आपका डोमेन है और जो बाहर आएगा वो आपका रेंज है। बस इतने छोटी सी बात को आपको ध्यान में रखना है। इतनी छोटी सी बात को ध्यान में रखने के बाद अगर आप इस फोटो को ध्यान से देख रहे हैं, आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर इस पूरे कंपोजिट फंक्शन में, यानी जब हमने इस पूरे को बनाकर मिलाकर एक फंक्शन कहा, तब इस पूरे में आने का काम तो ये x1 ही कर रहा है। आखिरकार इसमें x1 ही जो है वो अंदर आया, तो ये x1 कौन है? ये x1 हमारा डोमेन है। और अंततः आखिर में बाहर कौन निकला? बाहर निकलने के नाम पर हमारे पास gf(x1) बाहर निकला। तो ये gf(x1) और कोई नहीं, ये हमारा रेंज है। इस छोटी सी चीज़ को ध्यान में रखिए। जो अंदर आया वो हमारे लिए डोमेन, जो बाहर निकला, फाइनली जो बाहर निकला वो हमारा रेंज। लेकिन जितना देखने में ये सिंपल लग रहा है, वास्तव में इतना होता नहीं है। ऐसा नहीं आपने जो मन में आया वही डाल दिया वो आपका डोमेन हो गया और जो यहाँ से बाहर निकल गया वो आपका रेंज हो गया। ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। केवल समझाने के लिए बस ऐसा रहता है कि जो इनपुट है वो हमारा डोमेन है और जो आउटपुट है वो हमारा रेंज है। चलिए इसको बेहतर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f(x). आपके पास एक फंक्शन है f(x) और ये फंक्शन इस तरह से है कि इस फंक्शन में जब आपने x की जगह पर a डाला तो इसने v दिया, x की जगह पर जब आपने b डाला तब भी इसने v ही दिया, x की जगह पर जब आपने c डाला तो इसने w दे दिया, x की जगह पर जब आपने d डाला तो इसने y दे दिया और x की जगह पर जब आपने e डाला तो इसने x दे दिया। ध्यान से समझिएगा इस बात को। हमने अभी अभी कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x). इस f(x) में, अच्छा मैंने कहा फंक्शन है, पहले चेक तो कर लीजिए कि वास्तव में ये फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन का जो डेफिनेशन था, फंक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन था, उसमें हम लोगों ने दो बातें कही थी। क्या क्या दो बातें? पहला चीज़, फंक्शन होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आपका पहला वाला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट जुड़े रहने चाहिए। देखिए आपका जो पहला वाला सेट है इसके सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं। फिर अगला चीज़ क्या बोला गया था? अगला चीज़ ये बोला गया था कि फर्स्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट सेकंड वाले के किसी यूनिक एलिमेंट से जुड़े रहने चाहिए। पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे वाले समुच्चय के किसी अद्वितीय अवयव से ही जुड़े रहने चाहिए। देखिए यहाँ पर है, ए को अगर देख रहे हैं तो ये ए जो है
V से जुड़ा हुआ है। B को अगर देखें तो B भी V से ही जुड़ा हुआ है। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ऐसा कैसे, A भी V से जुड़ा है और B भी V से जुड़ा है। आप लोगों ने वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन पढ़ा हुआ है। ये अपने आप में मेनी वन फंक्शन है, बहु एक फलन है, याद कीजिए। है, याद आया? साथ में आपने ऑन टू और इनटू भी पढ़ा है। ध्यान से देखिए, ऑन टू है या इनटू है? ये ऑन टू नहीं है, ये इनटू है। यू जो है यहाँ पर खाली छूटा हुआ है। खैर, बात हम अभी कर रहे थे कि ये अपने आप में एक फंक्शन है। अब हमने एक दूसरा फंक्शन लिया, हमने एक दूसरा फंक्शन gx ले लिया और इस gx में हमने u v w x और यहाँ पर 1 2 3 और 4 लिया। u को चलिए जोड़ देते हैं 2 से, v को जोड़ देते हैं 1 से, w भाई साहब को 3 से ही जोड़ देते हैं और x वाले भाई साहब को 4 से जोड़ देते हैं। gx जो है ये हमारे लिए एक अलग फंक्शन है। अब इस gx में जो डोमेन है वो u, v, w और x है और ये जो कनेक्टेड हैं ये इसका रेंज है। अब जरा दोनों फंक्शन को जब हम एक साथ मिलाएं, दोनों फंक्शन को जब हम एक साथ मिलाते हैं, जरा देखिए क्या हो रहा है। बात हम करते हैं गॉफ की। गॉफ का मतलब क्या होगा कि x जो है सबसे पहले f में आया होगा। आप इस चीज़ को समझिए, x जो है सबसे पहले हमारा fx में गया था और उसके बाद जो बनकर बाहर निकला तब वो gx में आया था। जो हमारा fx है ये हमारा पहला फंक्शन था। इस पहले फंक्शन में इनपुट जो आ रहा है वो हमारा a b c d e आ रहा है, आया। और फाइनल में जो आउटपुट निकल रहा है 1 2 3 4 निकल रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या बात करी थी? हम लोगों ने यहाँ पर ये बात किया था कि जो इनपुट होता है वो डोमेन होता है और जो आउटपुट निकलता है वो रेंज होता है। एकदम सिंपल सी बात है, इतना सिंपल नहीं है। आप इसी चीज़ को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस फंक्शन में क्या ये u जो है किसी से कनेक्टेड है? u जो है किसी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक, अब आइए fx के रेंज में जो हमारा fx का रेंज है, क्या उस रेंज में ये u आ रहा है? u उसके रेंज में नहीं आ रहा है। ठीक, अब u जो है इसके रेंज में आ नहीं रहा है तो वो इसमें अगर आया भी है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। क्या होता है आप समझिएगा। मान लीजिए हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में ऐसा समझा था कि एक मशीन है। अब समझिए, इस मशीन में हमने कुछ डाला तो बदले में ये मशीन ने कुछ बना कर दे दिया। अब जो यहाँ पर बन के बाहर निकला है वो इस मशीन में डालने के लायक है या नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा। ये मशीन अलग है, ये मशीन अलग है, इस मशीन का काम करने का तरीका अलग है, इस मशीन के काम करने का तरीका अलग है। ऐसा नहीं है कि जो भी इस मशीन से बाहर बन के निकलेगा उससे ये अपने आप में लेकर कोई काम कर लेगा। हो सकता है कि जो इस मशीन से बाहर बन के निकल रहा हो वो इस वाले मशीन के लायक हो ही नहीं, इस वाले मशीन के लायक नहीं हो सकता है ऐसा। आप यहां पर समझिए, पहले
fx को हमने फंक्शन लिया था और fx को हमने जब पहला फंक्शन लिया था तो इस पहले फंक्शन का जो रेंज है वो अगले का डोमेन बनता है। जो इसका रेंज है वो अगले का डोमेन होगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा, पहले का जो रेंज आएगा वो अगले का डोमेन बनता है। बहुत सिंपल सी बात है, पहले का रेंज अगले का डोमेन, यानी पहले से जो आउटपुट निकलेगा वो उसका रेंज है, तो अगले में जो इनपुट जा रहा है वो उसका डोमेन है। fx का जो रेंज होगा, ये रेंज gx के लिए डोमेन का काम करेगा, है, क्योंकि जो भाई इससे बाहर निकलेगा वही तो इसके अंदर जाएगा। अब यहां पर समझिए, क्या इस पूरे फंक्शन में u जो है इसके रेंज में कहीं आया? इसके रेंज में नहीं आया। अब अगर u इसके रेंज में नहीं आया तो u जो है अगले के डोमेन में हो ही नहीं सकता। यहां पर अगर आप u को देख रहे हैं तो आप इस u को इस तरह से मत देखिए, आप ये समझिए ये जो मशीन है आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, केवल इसको देखिए। ये जो मशीन है, ये मशीन में डोमेन कौन कौन है? डोमेन u है, v है, w है और x है। यानी इस मशीन ने अपने आप को बोला है कि अगर आप मेरे अंदर u डालोगे, अगर आप मेरे अंदर v डालोगे, अगर आप मेरे अंदर w डालोगे और अगर आप मेरे अंदर x डालोगे तभी मैं काम करूँगा। अगर आप मेरे अंदर a डाल दोगे तो मैं काम ही नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि a जो है मेरे डोमेन में है ही नहीं। जो मेरे डोमेन में नहीं है मैं उसके लिए काम ही नहीं करूँगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? जो इसके डोमेन में नहीं है उसके लिए तो ये काम नहीं करेगा। ये काम कब करेगा? जब आप x की जगह पर u दोगे, x की जगह पर v दोगे, x की जगह पर w दोगे और x की जगह पर x दोगे, तभी ये gx का अपना काम करेगा। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि पहले वाले फंक्शन ने u दिया ही नहीं है। जब पहले वाले फंक्शन ने u दिया ही नहीं तो अगले फंक्शन के पास u दे ही नहीं सकते अपन। अरे यहाँ से u आएगा तब तो इसमें मैं दूंगा, अगर मेरे पास u आएगा ही नहीं तो मैं अगले में दूंगा कहाँ से? तो बात सिंपल सी है, fx का जो रेंज होगा वो gx का क्या बनेगा? डोमेन बनेगा। तो बात अगर करें fx के रेंज की, तो fx का रेंज क्या क्या है देख लीजिए। fx का रेंज जो है वो है v, w, x और y। fx का रेंज जो है v है, w है, x है और y है। अब यहाँ पर भी लफड़ा है। क्या लफड़ा है? भाई साहब fx ने अपने रेंज में y दे रखा है, लेकिन अगले मशीन ने मना कर दिया है कि मैं तो y के लिए काम ही नहीं करूँगा। देख लीजिए इसके डोमेन में y कहीं है ही नहीं, नहीं है। इस वाले मशीन ने, इस वाले फंक्शन ने y दिया है, लेकिन अगले वाले ने y लिया ही नहीं है। अगला वाला मशीन जो है y के लिए बना ही नहीं है। इसने साफ साफ मना कर दिया है। इसने gx ने साफ साफ बोला है कि भाई आप मेरे अंदर अगर ये सब डालोगे तभी मैं काम करूँगा, इसके अलावा अगर कुछ भी दोगे मेरे से काम नहीं हो पाएगा। सिंपल सा रूल है। आपका फर्स्ट वाला फंक्शन y दे रहा है लेकिन सेकंड वाला उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तब तो बात दरअसल ये है कि कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है कि दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना रहता है। दोनों चीज़ों का बैलेंस किस रूप में? जो पहले वाले का रेंज होना चाहिए वो अगले का डोमेन होना चाहिए, ये तो है ही है, लेकिन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए तभी। अब fx का रेंज जो है वो ये है। अब इस रेंज में से gx के डोमेन के लायक कौन कौन है जरा वो देखिए। तो gx में यहाँ से v मेरे काम का है, v के बाद w मेरे काम का है,
W के बाद X मेरे काम का है और इसके बाद और कोई मेरे काम का नहीं है। यहाँ से V मेरे काम का है क्योंकि V यहाँ पर भी है, W मेरे काम का है क्योंकि W यहाँ पर भी है, X मेरे काम का है क्योंकि X यहाँ पर भी है, Y मेरे काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पर Y नहीं है। तो Gx का जो डोमेन है वो है V, W और X। ठीक, अब V देखिए किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है। ये V भाई साहब जो हैं 1 से कनेक्टेड है। W किससे कनेक्टेड है, W जो है 3 से कनेक्टेड है। X किससे कनेक्टेड है, X जो है 4 से कनेक्टेड है। यानी फाइनल आउटपुट 1, 3 और 4 आएगा। फाइनल आउटपुट 1 है, 3 है और 4 है। और इनपुट कौन है, इनपुट आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। जो सबसे पहली बार में रहता है यहाँ से हमको इनपुट देना रहता है और जो यहाँ से बन के निकलता है वो हमारे लिए आउटपुट होता है। इतना याद रखिए, डोमेन आपको यहाँ से मिलेगा, रेंज आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक, तो ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर आता है। अब देखिए A जो है V दे रहा है, B V दे रहा है, C W दे रहा है, D Y दे रहा है। D ने क्या दिया, Y, लेकिन ये Y मेरे आगे किसी काम का है ही नहीं। D Y दे रहा है लेकिन ये Y अगर मेरे आगे किसी काम को नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ से D को हटा दूंगा। क्यों, इसके रहने से और इसके नहीं रहने से मेरे फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये रहे तो रह के क्या करेगा, D रह के Y देगा, Y तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो इस D को यहाँ से हटा दीजिए। D को अगर हटा देंगे तो आपके पास बचा क्या, A बचा। A ने आपको क्या दिया था, V दिया था। देखिए V का यूज हुआ है आपको। B ने भी V दिया जिसका यूज हुआ। C W दे रहा है, W का यूज हो रहा है। D ने क्या दिया, Y दिया, Y का यूज नहीं हुआ, इसको यहाँ से हटा दीजिए। E ने आपको क्या दिया, X दिया, X का यूज आपने किया। तो जिसका जिसका यूज आपने किया वो क्या क्या है, A है, B है, C है और E है। तो A, B, C और E ये इसका डोमेन है और ये 1, 3, 4 जो है ये इसका रेंज है। ये डोमेन है और ये रेंज है। किसका डोमेन और किसका रेंज, गॉफ का। किसका, गॉफ का। गॉफ का क्यों, अच्छा गॉफ का मतलब क्या था, गॉफ